हाँ जी। सभी आरएस के सीरियस एस्पिरेंट का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और अभी इंडियन हिस्ट्री के पीवाईक्यूज कर रहे थे। इसी के साथ हमने एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली और हमने कंप्लीट कर ली मुगल पीरियड्स की हिस्ट्री। ठीक है। मध्यकालीन भारत, मिडेवल और एंशियंट कंप्लीट हो गया। अब मिडेवल का ही भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट बचा है, तो हम इसको करते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या है। 3, 2, 1। देखिए, क्वेश्चन है बरकरी जो बरकरी संप्रदाय की मुख्य जो पीठ है वो कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है पढ़नपुर में। और तो ये पढ़नपुर में है। और ऑप्शन हम देख लेते हैं, पहले समझते हैं। देखिए, बरकरी संप्रदाय जो है इसका मुख्य तीर्थ और जो पीठ है वो ये महाराष्ट्र के पढ़नपुर में है। अच्छा, यहाँ किस भगवान की जो है प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे भगवान विठोबा और आप जिन्हें विट्ठल के नाम से भी जानते हैं, और रुक्मणी, इनका प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, वरकरी जो शब्द है इसका ये बना है बारी शब्द से, और बारी का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। तो इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो प्रत्येक वर्ष की आषाढ़ एकादशी को और कार्तिक एकादशी ये पढ़नपुर की क्या करते हैं, बारी करते हैं। बारी का मतलब पदयात्रा करते हैं। ठीक है। श्रृंगेरी जो है ये शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है, और आपको पता है अद्वैत वेदांत से संबंधित है। और पढ़नपुर हमारा सही आंसर है ही है। नासिक की बात करें तो नासिक है ये कुंभ मेले का प्रमुख स्थल है, और बरकरी से इसका कोई मतलब है नहीं। वाराणसी की बात करें तो ये शैव और वैष्णव परंपराओं का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1। तो बताइए, ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है। तो हमने चिश्ती सिलसिला पहले पढ़ाया था, और शेख अब्दुल जियानी जो है, जिलानी सॉरी, ये इससे संबंधित नहीं है, बाकी संबंधित है। अ, शेख अब्दुल जिलानी जो है ये कादरी सिलसिला जो था उससे संबंधित है, और इसके संस्थापक भी हैं ये। ठीक है। बाकी शेख जो मईनुद्दीन चिश्ती हैं, ये अ, अजमेर में चिश्ती सिलसिले से संबंधित रहे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हैं ये दिल्ली में चिश्ती सिलसिले से संबंधित रहे। शेख शेख निजामुद्दीन औलिया जो हैं ये हैं ये भी दिल्ली से ही चिश्ती सिलसिले से संबंधित रहे। तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे, ये चिश्ती सिलसिले के क्या थे, प्रवर्तक। वो मीम है ना, माफ़ करना, इधर उधर हो जाता हूँ कभी कभी। चलो ठीक है। अजमेर दरगाह जो है वो आपको पता है विश्व प्रसिद्ध है ही है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की हम बात करें तो ये किसके शिष्य थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। और इन्होंने क्या किया, दिल्ली में चिश्ती परंपरा का विस्तार किया। औलिया की बात करें तो ये इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत रहे हैं, और इनके शिष्य कौन थे, अमीर खुसरो। ठीक है। और शेख अब्दुल जियानी तो आपको पता है कि कादरी सिलसिले के संस्थापक हैं। इतना ही कुछ जानना था इस क्वेश्चन के थ्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। तो बताइए इसका आंसर क्या है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे, बताइए। ठीक है, राजा साहू जो शिवाजी के पौत्र थे वो थे। देखिए, राजा साहू जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर इन्होंने भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सम्राट माने जाते हैं।
और ये घटना दर्शाती है कि मराठा शासकों ने जो धार्मिक सहिष्णुता और सूफी संतों के प्रति सम्मान की भावना भी और नीति भी अपनाई। ठीक है। ये सिर्फ भेंट का क्वेश्चन नहीं था, इससे मराठा और मुगल धार्मिक संबंध भी दिखते हैं, वो भी सूफियों के साथ। अब बात कर लें और ऑप्शंस की, तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो है ये प्रथम प्रभावशाली पेशवा थे। ठीक है। और इस घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये तो ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि बालाजी राव नवाब नहीं थे, है ना। वो पेशवा थे, टाइटल ही गलत है। और नवाब अली बहादुर, ये थे पेशवा बालाजी राव प्रथम का पुत्र मस्तानी नामक पत्नी से। ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ये नवाब अली बहादुर जो है ये बुंदेलखंड के नवाब थे। ठीक है। तो इस घटना से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसका आंसर ये हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया। 3, 2, 1, बताइए। सम्मिलित करना है। सूची में शब्द हैं और सूची 2 में है, उनके अर्थ कह सकते हैं आप। देखिए, मुरीद का मतलब क्या होता है? मुरीद का मतलब होता है सूफी शिष्य। ठीक है। मुर्शिद का मतलब क्या होता है? मुर्शिद का अर्थ होता है सूफी गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शन या पथ प्रदर्शक। अमंग क्या है? अभंग होना चाहिए। अभंग ये अभंग क्या है? विठोबा को समर्पित भक्ति भाव। हमने पढ़ा था भी, महाराष्ट्र के वरकरी जो संप्रदाय द्वारा रचित ये हैं विठोबा की भक्ति में गाए जाने वाले पद हैं। वरकरी संप्रदाय भी हमने पढ़ा था, तो उसके भक्ति में गाए जाने वाले क्या हैं? ये पद है। बात करें पुष्टि की, तो पुष्टि का मतलब होता है ईश्वर की अनुकंपा या ईश्वर की कृपा, जिसे पुष्टि मार्ग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले में अगर हम बात कर ले 2, तो दूसरे में ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए, बताइए। क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? राजस्थान के दादू जी का। देखिए, दादू दयाल का मानना था कि ईश्वर जो है वो मनुष्य की जाति, धर्म, वंश और उसकी जो भारी पहचान है उसको नहीं देखता, बल्कि वो देखता है उसके सद्गुण और उसके कर्म को। उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। जाति पाति, ऊंच नीच, धार्मिक आडंबर, सामाजिक भेदभाव, इनका इन्होंने खुल के विरोध किया, दादू दयाल ने। और दादू दयाल जी ने मानव समानता का तथा एकेश्वरवाद का क्या किया? संदेश दिया। तो ये जो सिद्धांत है ये दादू दयाल से संबंधित है। और ऑप्शंस की बात करें, रामानंद, ये हैं जो उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रमुख संत रहे। इन्होंने इनके जो शिष्य थे वो सभी जातियों के थे, लेकिन ये कथन इनसे संबंधित नहीं है, कंफ्यूजन हो सकता है ना। दादू दयाल ऑप्शन है ही इसका। गुरु नानक की बात करें तो ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, और समानता और एकेश्वरवाद का इन्होंने संदेश दिया। और ये उन्होंने प्रमुख विशेषता रही। रामानुज की बात करें तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक रहे। और सगुण वैष्णव भक्ति पर इन्होंने क्या दिया? बल दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। 3, 2, 1। देखिए, क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा काया के निम्नलिखित में से कौन सा या से निर्वाचन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? ठीक है। तो 1919 जो संविधान इंडियन एक्ट था, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से। और इसके अंदर क्या हुआ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की क्या हुआ? चुनाव का इसके आधार पर स्थापित जो ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसके चुनाव हुए। ठीक है। 1990 के अधिनियम के तहत पहली बार केंद्र स्तर पर द्विसदनात्मक बाइकेमेरियल विधानमंडल बनाया गया। आपको पता है, दो पहले को बोलते थे काउंसिल ऑफ स्टेट, उच्च सदन, और लेजिस्लेटिव असेंबली ये हो जाता था केंद्रीय विधानसभा। ठीक है।
अब इसके अंतर्गत जो चुनाव हुए 1920, 23, 26, 30, 34 और 45, तो इस व्यवस्था के अंदर इनके इन वर्षों में केंद्रीय विधानसभा के क्या हुए, चुनाव हुए। ठीक है, तो अब इसमें हमारे दो ऑप्शन है, एक तो 36 का जो चुनाव था वो इसके तहत हुआ, ठीक है, और 37 का इसके तहत नहीं हुआ, और 1945 का इसके तहत चुनाव हुआ। तो ये दो चुनाव हुए, तो हमारा आंसर होगा ए और सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया। हाँ, तो बताइए। देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। ये जो प्रश्न है ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय और उनसे उनके जो काम थे उनका मिलान करना है, उससे संबंधित है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है रिंग फेंस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग, ये करेक्ट है। रिंग फेंस की पॉलिसी में जो हमारे फ्रेंड्स इनके जो फ्रेंड्स राज्य थे, उनको बफर स्टेट बनाकर, उनको क्या बनाना था, बफर स्टेट बनाकर अब इनके जो खुद के ब्रिटिश क्षेत्र थे उनको सुरक्षित करना इनका टारगेट था, और ये नीति वॉरेन हेस्टिंग ने अपनाई। ठगी का दमन, ये विलियम बेंटिंग ने, ये दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठगी प्रथा के दमन का जो अभियान है वो इन्होंने चलाया, और इसका जो नेतृत्व करने के लिए जिनको नियुक्त किया वो थे कैप्टन विलियम सलीमैन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देखिए कर्जन के समय की बात नहीं है, ये बात है लॉर्ड लिटन के समय की। ठीक है, कर्जन किसके लिए जाने जाते हैं फिर, लॉर्ड लिटन 1878 में ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने बनाया था। और लॉर्ड लिटन जो कर्जन जो जाने जाते हैं वो 1945 के बंगाल विभाजन, ठीक है, 1905 के यूनिवर्सिटी एक्ट के लिए जाने जाते हैं, और 1904 के ही मॉन्यूमेंट एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इल्वर्ट बिल, दैट इज करेक्ट, की टिप्पणी लेके आए। अच्छा, आप बता सकते हैं इल्वर्ट बिल का मतलब क्या था, क्यों इस बिल में क्या था। देखिए, रिपन इसको 1883 में लाए, और उसका उद्देश्य ये था, जो भारतीय जज थे, इंडियन जज थे, उनको यूरोपीय अपराधी जो थे उनके मुकदमे सुनने का क्या मिला, वो अधिकार मिला। भाई यूरोपियन क्रिमिनल्स हैं, उनका क्या सुन सकते हैं, ये केस हो सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया, 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, अधोलिखित कथन एक और दो को पढ़ें और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला ऑप्शन है 1813 के चार्टर एक्ट से मुक्त व्यापार की नीति को प्रारंभ किया गया। 1813 से भारत की आर्थिक नीति इंग्लैंड के औद्योगिक बुजुर्गा वर्ग के हितों से निर्धारित होने लगी। तो बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, बिकॉज 1813 के जो चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका जो भारत पर व्यापार का मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब क्या होने लगा कि भारत के साथ व्यापार के लिए ब्रिटिश के जो निजी व्यापारी थे उनको भी अनुमति मिल गई। भाई अभी तक तो सिर्फ एक्सप्लोइटेशन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, अब आपने मुक्त व्यापार नीति की वजह से ब्रिटेन के सारे लोगों को वो एक्सप्लोइटेशन करने का अधिकार दे दिया। नाम व्यापार था, लेकिन अगर आपको आपसे रॉ मटेरियल ले जाके वहाँ पे बना के दोबारा ही आपको बेचा जाए, वो भी इतनी हाई दामों में कि आपके खुद के घरेलू उद्योग खत्म हो जाए, और या फिर इतनी कपड़ों को तो इतना ज़्यादा कंपटीशन मिला भारत में कि वो अपने कुटीर उद्योग खत्म हो गए। ठीक है, कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की थी उनके दाम वही निर्धारित करने लगे। तो 1813 की मुक्त व्यापार नीति प्रारंभ की गई। अब सिर्फ और सिर्फ अगर इसके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोनोपोली रही तो वो चाइना के साथ चाय और चाय का जो ट्रेड था उसका ही एकमात्र एकाधिकार बचा इनके पास था। दूसरा ऑप्शन है 1813 से भारत की आर्थिक नीति इंग्लैंड के औद्योगिक बुजुर्गा वर्ग के हितों के निर्धारित होने लगी, सही बात है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, इंग्लैंड के जो उद्योगपति थे उनको भारत का बड़ा बाजार चाहिए था डेफिनेटली। अब जब बाजार चाहिए होगा तो ब्रिटेन की जो वस्तुएं हैं उनके लिए क्या मिल गया, भारत में मार्केट मिल गया।
और भारत का जो खुद का मार्केट था वो अबॉलिश हो गया, जैसे हम बताया कुटीर उद्योग। और जो रॉ मटेरियल था वो यहाँ से सोर्स मिल गया उनको, तो रॉ मटेरियल भी मिल गया और मार्केट भी मिल गया उनको। इसी कारण क्या हुआ कि 1813 के बाद के जितनी भी भारत की आर्थिक नीतियाँ हैं वो ब्रिटेन के औद्योगिक जो पूंजीवादी वर्ग था, बुजुर्ग वर्ग मतलब पूंजीवादी जो वर्ग था, के हितों से निर्धारित होने लगा। इनको जिस चीज़ में प्रॉफिट होने लगा वही पॉलिसी बनने लगी। ये तो एक्सप्लोइटेशन है सीधा सीधा। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। अच्छा, हम इसमें शायद आपको बोलने में मिस्टेक हो गई। ये चाइना के साथ प्लस चीन चाय का ट्रेड, मतलब चाइना के साथ आप कुछ भी ट्रेड करो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ब्रिटेन को। और चाय का जो भारत से ट्रेड करते थे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चाहे बाहर से करते हो, लेकिन चाय और चाइना दोनों पे, जैसे समझोगे चीन और चाय, तो इन दोनों के ट्रेड में मोनोपोली बनी रही फिर भी, पर अब इनसे मेन मोनोपोली तो रॉ मटेरियल की थी, वो खत्म हो गई। चल, तो बताइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताइए भाई। 1857 में इनकी तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और देखिए, ये जो 1854 के समथिंग कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आए। और वो क्या था, 1854 में आता है वुड्स डिस्पैच, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। और 3 यूनिवर्सिटी 1857 में स्थापित हुई। 1881 में एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन 1882 में अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। और 1885 में आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। और 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन। तो ये याद रखनी है। अच्छा, कुछ और यूनिवर्सिटी याद रख लीजिए। 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी, 1857 में तो ये आई गई 3, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। और 1887 की बात करें तो यहाँ थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आपको मेजरली याद रखना है। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आएंगे हम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। हम कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि डिटेलिंग आप क्लास में पढ़ा देते हैं या आप अपने मेन लेक्चर में पढ़ा देते हैं तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हम अब थोड़ी स्पीड के साथ PYQs कर रहे हैं ताकि जल्दी कवर हो। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की है? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1905। देखिए, 12 जून 1905 को पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का जो उद्देश्य था वो था कि ये राष्ट्रीय सेवा के लिए समर्पित एक संस्था रही, और साथ साथ इसने प्रशिक्षित और निस्वार्थ कार्यकर्ताओं का इन्होंने निर्माण किया। और शिक्षा और सामाजिक सुधार और जनगणना के माध्यम से क्या किया इन्होंने, राष्ट्र की सेवा करने की अधिक मेहनत की है ना। 1907 गलत है, 1906 में भी कोई मतलब नहीं, 1904 भी नहीं है। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को आप जानते हैं कि ये महात्मा गांधी जी के क्या थे, राजनीतिक गुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया। 3, 2, 1। बताइए, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह की बात करें या सती प्रथा की बात करें तो किसका नाम आता है? राजा राम मोहन राय। बट वो तो है ही नहीं यहाँ पे। देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति थे साउथ में जिनका नाम था वीर सेलिंगम, और इनका पूरा नाम था कंदुकुरी वीर सेलिंगम। ठीक है, कंदुकुरी वीर सेलिंगम पंतलू।
इन्होंने 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एक तो विधवा रीमैरिज करवाना, चाइल्ड मैरिज का विरोध, वुमेन एजुकेशन। देखिए, आपको समझना होगा कि वुमेन को आज हमारे सरकार महिलाओं को हर तरह से सपोर्ट करती है, लेकिन वो समय याद करिए जब महिलाओं की एजुकेशन के लिए भी लड़ा गया था। आज इतनी कॉमन होगी कि उस समय की कोई अभी इमेजिन नहीं कर सकता कि उस समय क्या स्थिति रही होंगी। आपके परिवार में वो महिला जो अशिक्षित हैं, उनकी स्थिति क्या है इस परिवार में, आप सोचिए। और इवन समाज में जो इन्होंने व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियाँ जो थी, उनको समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। और इसलिए जैसे नॉर्थ में राजा राम मोहन राय हुए, साउथ में वीर सेलिंगम को आंध्र प्रदेश का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ऑफ आंध्रा। अब बात करते हैं के रामकृष्ण पिल्लई। ये केरला के हैं और इनका संबंध पत्रकारिता से है और एक राष्ट्रवादी थे। के टी तिलंग, ये प्रसिद्ध न्यायवादी, न्यायविद रहे, समाज सुधारक तो थे ही। और अगला है गोपालाचार्य। ये जो थे, इनका भी इससे कोई संबंध नहीं, बस नाम दे दिए आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन एक है, 19वीं सदी के सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। इसका कारण ये है कि सामाजिक आर्थिक आंदोलन के मूल में क्या था? बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। जवाब सही है कि दैट इज करेक्ट। दोनों कथन सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। देखिए, 19वीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक जो सुधार आंदोलन थे, उन्होंने भारतीय समाज को अंधविश्वास, ठीक है, रूढ़ियाँ और सामाजिक कुरीतियों से बाहर निकाला और किसकी तरफ अग्रसर किया? आधुनिकीकरण की तरफ, आधुनिक विचारधारा की तरफ। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि मॉडर्नाइजेशन है क्या आखिर, तो देखिए, हम मॉडर्नाइजेशन को काफ़ी गलत समझ लेते हैं। अरे बड़ा मॉडर्न हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन का सिर्फ कपड़ों से मॉडर्नाइजेशन होना नहीं होता। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर रैशनलिज्म हो, बुद्धिवाद हो। आप किसी भी बात को ऐसे स्वीकार नहीं करते, बस उसके पीछे लॉजिक ढूंढते हो, कारण होता हो किसी का। दूसरा, आपका जो दृष्टिकोण वो साइंटिफिक हो, साइंटिफिक टेम्पर हो। तीसरा, आपके अंदर मानवतावाद हो। आपके अंदर ये नहीं कि फला कास्ट का है, फला जगह का है, फला धर्म का है, तो आप उसको उसके साथ व्यवहार चेंज कर दो। आपके लिए वो सिर्फ ह्यूमन होना चाहिए, मानवतावाद। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाई तुम्हारी सब को व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आप सम्मान करें। वुमेन एजुकेशन हो, मतलब वुमेन इक्वलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है। और सोशल इक्वलिटी। और सिर्फ हम ये मॉडर्नाइजेशन का मतलब है, लेकिन हम क्या समझते हैं? मॉडर्नाइजेशन का मतलब वेस्टर्न कपड़े। दैट इज नॉट करेक्ट। ये सोच से संबंधित है। तो अगला ऑप्शन है, सॉरी, अगला कारण ऑप्शन है जो कारण के रूप में, वह है सामाजिक आर्थिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अन्य ऐसे विचार है जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो ये सब आए जब भी तो हमारा सामाजिक आर्थिक आंदोलन है वो के कारण भारत में आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है। तो ए आर दोनों सही हैं, किंतु तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? पता होगा ये तो यार। 1897। हाँ, दैट इज करेक्ट। देखिए, 1893 में क्या हुआ था? 1893 में स्वामी विवेकानंद जो थे कहाँ गए? स्वामी विवेकानंद गए शिकागो धर्म सम्मेलन। ठीक है। और भारत की वहाँ पर क्या किया इन्होंने? आध्यात्मिक परंपरा का परिचय दिया। भारत लौटने पर उन्होंने अपने गुरु, कौन थे इनके गुरु? रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर
1897 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डेट बात करें तो 1 मई 1897 को कोलकाता में। बाद में इसका मुख्यालय कहाँ पे लाया गया? पहले तो कलकत्ता, फिर उसके बाद लेके आए इसको बेलूर मठ, जो कि कहाँ भी है? हावड़ा। और हावड़ा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। अच्छा, इस मिशन के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य था मानव सेवा की, मानव सेवा। ठीक है, शिक्षा का प्रसार करना, स्वास्थ्य की सेवाएं देना, एवं आपदा राहत में भी हेल्प करते थे, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा और वेदांत दर्शन का प्रसार। अभी और ऑप्शन देखिए, ट्रैप है 1993 शिकागो जाने से 1 साल पहले का समय है। 1898 में बेलूर मठ पे से जुड़ा है। और 1886 जो है ये यहाँ किसका परमहंस जी का महाप्रयाण हो गया था ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया, 3, 2, 1, बताइए भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? पता होगा ये आंसर आपको। सही बात है, राजा राम मोहन रॉय। देखिए, 18-19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक कुरीतियाँ काफ़ी थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा का अभाव और अंधविश्वास। ठीक है, तो ऐसे समय में राजा राम मोहन राय ने तर्क, शिक्षा, मानवाधिकार, सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी। इसलिए इनको भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कहते हैं, प्लस इनको कहते हैं पुनर्जागरण का, क्या बोलते हैं बताइए? पुनर्जागरण का जनक। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक। और ऑप्शन की बात करें, नाना साहब ये 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। एवं भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक हैं। और स्वामी विवेकानंद ये समाज सुधारक रहे हैं, लेकिन प्रथम आधुनिक महापुरुष की जो उपाधि है वो तो राजा राम मोहन राय के पास ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया, बताइए एक क्वेश्चन है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? देखिए, ऑप्शन डी बहराम जी, एम मालावारी। 19वीं सदी में जो भारत में बाल विवाह विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति थी, और ऐसी समस्याओं को इन्होंने बहुत गंभीर लिया। और पारसी समाज के ऐसे सुधारक थे जिन्होंने पूरे देश में देशव्यापी अभियान चलाए। और इनके प्रयासों का प्रभाव ये रहा कि सरकार को क्या लाना पड़ा? एज ऑफ कंसेंट बिल, कंसेंट एक्ट लाए 1891 में, कि सहमति के आयु अधिनियम। और ये इनकी बहुत बड़ी जीत थी। एक पत्रकार थे, एक अच्छे लेखक थे। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। सर जमशेदजी तो थे, ये एक उद्योगपति एवं परोपकारी थे। और नवलजी टाटा तो आप जानते हैं कि टाटा परिवार के उद्योगपति थे। तो इसका आंसर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया, चलिए, 2, 1, बताइए। तो ये क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता है? तीनों में क्या सिमिलरिटी है? देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन के स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज के स्वामी सॉरी रामकृष्ण मिशन के थे स्वामी विवेकानंद। और आर्य समाज के थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो तीनों की समानता ये थी कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता प्रदान की। ऑप्शन ए करेक्ट है। इनके जो विचारों से भारतीयों में आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक आधार मिला। और इन्होंने जो समाज सुधार किए, उनसे ही
राष्ट्रीय आंदोलन को एक स्वतः स्फूर्त शक्ति प्रदान हुई। आत्मविश्वास बढ़ा लोगों के अंदर कि हमें अपनी तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हमें क्यों दबाया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, तीनों संगठन के उद्देश्य की बात करें तो ये सामाजिक सुधार था, धार्मिक सुधार था, शिक्षा का प्रसार था, अंधविश्वास का विरोध था। तो ऑप्शन ए जो है सही है। ऑप्शन बी कह रहा है तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल से हुआ। नहीं, बंगाल से जो हुए तो दो थे, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन। ठीक है, और बम्बई में जो हुआ वो थे आर्य समाज। बाद में ये पंजाब में इसका प्रमुख केंद्र बना, पंजाब इसका बाद में। तीनों ही संगठनों के संस्थापक की जो शिक्षा वो इंग्लैंड में ये भी गलत है। केवल राजा राम मोहन रॉय जो थे उनकी, वो केवल इंग्लैंड गए थे। और स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे, लेकिन वो इंग्लैंड नहीं गए, वो यूएस गए थे, आपको पता है। और स्वामी दयानंद ने क्या किया, इन्होंने भी, ये भी नहीं गए इंग्लैंड। तीनों ही संगठनों संस्था पर राजनीति तो गलत बात है, राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लिया, तो ये ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी, शिकागो विश्व धर्म संसद जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया का आयोजन हुआ था सितंबर 1893 को। करेक्ट। देखिए, विश्व शिकागो में विश्व धर्म संसद में जब स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण दिया तो उसकी शुरुआत इन्होंने की थी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और ये घटना थी 11 सितंबर 1893। आप एग्जैक्ट याद रखनी है, क्योंकि आप बोल सकते हैं आपको एग्जैक्ट डेट देके पूछ लें। और फिर इसके 4 साल बाद ही 1897 में ये क्या स्थापित करते हैं, रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, इसके बारे में हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। तब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिकों पे। अब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, पर्सनैलिटीज़ के और इंस्टीट्यूशन से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए, 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या नियुक्त किया, अध्यक्ष नियुक्त किया था, किसको किया था, बताएंगे आप। तो 1852 की बात है कि हमें शिक्षा व्यवस्था में क्या क्वेश्चन उठा कि शिक्षा व्यवस्था में आधुनिक कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे, कौन थे बताइए, लक्ष्मी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इनका। हाँ ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53 के बीच रहा। और ऑप्शंस की बात करें, एस राधाकृष्णन आपको पता है ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष थे, जो 1948 से 49 के बीच रहा। डीएस कोठारी जो थे ये एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष थे 1964 से 66, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने जो समान शिक्षा प्रणाली 10+2+3 ये इसकी व्यवस्था की थी। पीसी महालनोबिस जो थे, ये आपको पता है ये इनका संबंध स्टैटिक्स से है, और सेकंड 5 ईयर प्लान से भी संबंधित है। ये इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट के क्या थे, संस्थापक। और सेकंड फाइनेंस ये 5 ईयर प्लान जो 1956 तो 61 तक चला, इससे संबंधित रहे। ठीक है, तो सेकेंडरी शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डी, इसका सही आंसर है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए। चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन ए है, कांग्रेस के नागपुर सत्र में 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। दैट इज करेक्ट। ठीक है, देखिए, महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस जो है जनता से सीधा जुड़े। तो 1920 में कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का पुनर्गठन किया गया। और प्रांतीय
कांग्रेस समिति थी, पीसीसी जो थी, उनको भाषा के आधार पर वो उनका गठन किया गया। यानी कांग्रेस ने संगठन के स्तर पर भाषा को स्वीकार किया। लेकिन जब 1948 की बात आई तो कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ये भी सही बात है। तो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, देश का विभाजन तो हो ही चुका था। उस समय हमारी पहली प्राथमिकता ये रही थी कि हम राष्ट्रीय एकता, शरणार्थियों के पुनर्वास और रियासतों का क्या है, विलय पर फोकस करें। इसी वजह से 1948 में कांग्रेस ने भाषाई राज्यों की मांग को तत्काल तो अस्वीकार नहीं किया, और धर आयोग इन्होंने धर आयोग बनाया गया। धर आयोग कब बना, 1948 में। फिर 1949 में क्या बना, जीबीपी समिति आई। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की क्या दी, इन्होंने सलाह दी। 1948 में जब ये धर आयोग आया, उस समय कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की को उस समय स्वीकार कर दिया था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उस समय भाषाई आधार पर गठन हो। तो इसका आंसर दोनों ऑप्शन सही हैं। लेटर ऑन आपको पता है कि जीबीपी कमीशन आया, उसके बाद भी एक दो कमीशन आए और उन्होंने धीरे धीरे रिकमेंडेशन दी गई। फिर उसके बाद लेटर ऑन भाषाई आधार पर आगे कार्रवाई हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1, चलिए बताइए आंसर। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, करेक्ट। देखिए 1947 में जब भारत आज़ादी के करीब था, तब चर्चा ये चल रही थी कि जो स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो कैसा हो, है ना। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत का विकास कहाँ से हो, गांवों से। और उसके विकास से प्रेरित होकर इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर श्रीमन नारायण ने एक पुस्तक लिखी। ये 1946 की समय की है। इस पुस्तक में क्या किया इन्होंने, गांधी जी के ग्राम स्वराज, विकेंद्रीकरण, पंचायत आधारित शासन, कुटीर उद्योग और आत्मनिर्भर भारत की संवैधानिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो इसका आंसर सी है। और ऑप्शन की बात कर लें, अरुणा आशफ अली 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 9 अगस्त 1942 को इन्होंने गोवालिया टैंक मैदान में क्या फहराया, तिरंगा फहराया, इसलिए जाने जाते हैं। और अच्युत पटवर्धन, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने। और हुमायूं कबीर जो हैं, ये शिक्षाविद और लेखक और राजनेता रहे। तो एक तरह से पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, नहीं कर सकते, नहीं आया याद तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1, हाँ जी बताइए फिर इसका आंसर। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? संस्था उसके प्रवर्तक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, जीके गोखले, करेक्ट है, करेक्ट है। 1905 में ये स्थापित की गई। कहाँ की गई? पुणे में। और उद्देश्य क्या था इसका? देश की सेवा हेतु प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करना, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्र सेवा। ठीक। सोशल सर्विस लीग, एनएम जोशी 1911 में। और इसके संस्थापक में कौन थे? एनएम जोशी। पूरा नाम बता सकते हैं? नारायण मल्हार जोशी। उद्देश्य श्रमिकों का कल्याण, सामाजिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा समिति, एनएम कुंजरू, करेक्ट। 1914 में ये स्थापित हुई। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है। और कार्य सामाजिक सेवा, राहत कार्य, स्काउट आंदोलन, जन कल्याण। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी नहीं है इसके आंसर। इसके संस्थापक थे जिनका हमने नाम पढ़ा था पहले, कंदुकुरी वीर सेलिंगम, पढ़ा था ना, पंतलू। ठीक है, इसलिए ऑप्शन गलत है और गलत ही पूछ रहा है इसको। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए बताइए। 3, 2, 1, बताइए। चलो, क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था,
तो कौन कौन शामिल थे ये बता दीजिए। देखिए, भगवती चंद बोहरा इसमें शामिल नहीं थे, बाकी 3 शामिल थे। 23 दिसंबर 1912 को भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग नई राजधानी दिल्ली में भव्य जुलूस के साथ क्या कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान क्रांतिकारियों ने क्या किया, चांदनी चौक पर उनके हाथी पर बम फेंक दिया। हॉर्डिंग गंभीर रूप से घायल हुए, उनका अंगरक्षक मारा गया, और ये घटना हॉर्डिंग बम केस या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस षड्यंत्र में जो रासबिहारी बोस और बसंत कुमार बिस्वास थे वो प्रमुख थे, और मुकदमे में मास्टर अमीरचंद, भाई बालमुकुंद और अवध बिहारी को क्या हुई, फांसी हुई। तो ये तीनों इसमें शामिल थे। ठीक है। भगवती चरण बोहरा जो थे इसमें शामिल नहीं थे, ये HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे, और ये भगत सिंह के साथी थे। ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया। 3, 2, 1। हाँ जी बताइए। क्वेश्चन है, गांधी रिबन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की? तेज बहादुर सप्रू, या करेक्ट। देखिए 1930 में दांडी मार्च के बाद पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन तेज हो गया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट तेज हो गया, हजारों लोग गिरफ्तार हुए, महात्मा गांधी भी जेल में डाल दिए गए। अंग्रेज सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबाव बढ़ने लगा। इस समय में कुछ उदारवादी नेताओं ने सरकार और कांग्रेस के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सर तेज बहादुर सप्रू ने। उनके प्रयास से महात्मा गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, और इस वजह से तेज बहादुर सप्रू इसका आंसर सही होता है। ये एक लॉयर थे, उदारवादी नेता थे। बात करें मोतीलाल नेहरू की, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट के ये अध्यक्ष रहे, और इनका तो डेथ 6 फरवरी 1931 को ही हो गई थी, तो ये उससे मतलब ही नहीं बैठता। एनी बिसेंट की बात करें तो ये होम रूल आंदोलन की नेता थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के क्या से संबंधित थी, और चिंतामणि जो है ये प्रसिद्ध पत्रकार उदारवादी नेता थे उस समय पे। ठीक है, तब चलते। हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, बढ़िया। इसका जवाब बताइए हमें क्या है। 3, 2, 1। तो बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन BD सावरकर के बारे में सही है? ठीक है, सही है पूछ रहा है, तो चलते हैं। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, ये एक लेखक थे, एक इतिहासकार थे, और एक राष्ट्रीय विचारक भी थे। जनरली हम इन चीज़ों को नहीं जानते इनके बारे में। इन्होंने युवाओं को संगठित करने के लिए एक अभिनव भारत की स्थापना की, और विदेशी क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर मैजिनी के विचारों का इन्होंने प्रचार किया। 1857 में विद्रोह को इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया, और गिरफ्तारी के दौरान समुद्र में कूदकर इन्होंने भागने का साहसिक प्रयास किया। ठीक है, ये इनके बारे में परिचय है। अब एक स्टेटमेंट पे देखते हैं। देखिए, इन्होंने अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की, दैट इज करेक्ट। ठीक है, कब की? 1904 में की, और कहाँ पे की? नासिक में। ठीक है, और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो क्या था? इसका उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना। सशस्त्र करेंगे भाई, हम कैसे क्रांति करेंगे? सशस्त्र। तो ये सही है। दूसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कवियों की प्रेरणा, अ, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य इन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। देखिए, मैजिनी कौन है? मैजिनी एक इटली के महान क्रांतिकारी थे, और इनसे सावरकर बहुत प्रभावित थे, और इन्होंने मैजिनी के जीवन और विचारों का मराठी अनुवाद कर जीवनी प्रकाशित की, और इसका जो उद्देश्य था वो भारतीय युवाओं में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना को जगाना था। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़िए। इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का
राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, ये तो आप सबको पता ही है। ये 1909 में इसका प्रथम प्रकाशन जो हुआ और वो भी विदेश में हुआ। इसमें 1857 की क्रांति को क्या बताया गया, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और लेटर ऑन ब्रिटिश सरकार ने इस पुस्तक पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। अब चौथे स्टेटमेंट देखते हैं कि ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे चलते हुए जहाज से कूदे, बिल्कुल दैट इज आल्सो करेक्ट। बात है 1910 की। जो जहाज था वो था SS मौर्य। और फ्रांस की बात है, सावरकर जहाज के एक हिस्से से निकलकर और समुद्र में कूद पड़े, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट चारों सही है इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए। सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था। निम्न में से कौन सी मांग इनमें से सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा और इसमें 11 डिमांड्स की इन्होंने अपनी बात कही। गांधी ने साफ कहा था, देखिए, यदि ये मांगे आपने नहीं मानी तो कांग्रेस सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू करेगी। ब्रिटिश सरकार ने मांगे नहीं मानी और 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। तो पहला जो ऑप्शन है, चलो देखते हैं। भू राजस्व में 50% की कमी और नमक कर की समाप्ति। देखिए, नमक कर की समाप्ति वाली बात तो थी, लेकिन भू राजस्व में 50% की कमी ऐसी बात नहीं थी। भू राजस्व में पर्याप्त कमी की मांग थी, लेकिन 50% की मांग नहीं थी, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, तो ये हमारा आंसर होगा। दूसरा है रुपया और स्टर्लिंग के विनिमय दर कम करना, बिल्कुल ही डिमांड थी ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ कम हो। ऑप्शन थर्ड, सैन्य एवं नागरिक प्रशासन के खर्चों में 50% की कमी, ये भी उसमें मांग में था, 11वीं मांगों में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को माफी, ये 11 सूत्री मांगों में नहीं थी। बाद में जब गांधी इरविन वार्ता 1931 के दौरान जब भगत सिंह और को कम करने की मांग उठी, लेकिन 1931 में तो ये मांग उठी थी, लेकिन 1930 में ये वाली बात नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। तो आंसर हो जाएगा अपना ए और डी। अगर तो अगर हम बात करें तो साल्ट था, स्टर्लिन था और स्पेंडिंग था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए फिर। देखिए, क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 2012 का क्वेश्चन है। देखिए, ये अब तो आपको सबको पता होगा, एनी बेसेंट ये थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए? 1885, ठीक है। और जब ये बनी उसके कई वर्षों तक पुरुष इसका नेतृत्व करते रहे। 1917 में पहली बार एक महिला को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ठीक है। ये मूलतः कहाँ की थी? ये मूलतः आयरलैंड की थी, लेकिन भारत आकर इन्होंने होम रूल मूवमेंट चलाया और भारतीय स्वशासन की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का प्रयास इन्होंने किया। 1917 के, अच्छा, ये जो योगदान के सम्मान में 1917 के जो कलकत्ता अधिवेशन था, उसमें इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए एनी बेसेंट अपना आंसर हुआ। औरों को देख लेते हैं। कादम्बरी, अच्छा, ये पहली महिला अध्यक्ष और पहली विदेशी महिला रही। अब कादम्बिनी गांगुली की बात करते हैं, तो ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बट 1890 में के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भाषण दिया था। तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, इन्होंने भाषण दिया होगा, तो अध्यक्ष भी होंगी, इससे पहले की बात है। और
वे कांग्रेस, ये कादम्बिनी गांगुली जी थी, ये कांग्रेस के मंच से भाषण देने वाली पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थी। सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, ठीक है, अध्यक्ष बनती है। तो अब आपको याद रखना है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट और 1917 में, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू 1925 में। कमला नेहरू की बात करें तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थी, जवाहरलाल नेहरू की ये क्या थी, वाइफ, और कांग्रेस की अध्यक्ष ये कभी नहीं रही, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए 3, 2, 1। बताइए, क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एक बार अध्यक्षता की गई थी, मात्र एक बार, फर्स्ट एंड लास्ट। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? ये तो फेमस है काफ़ी, और आपको पता भी होगा, जीके पढ़ी होगी, वेलगांव में ना। देखिए, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, हमें पता है, लेकिन एक रोचक तथ्य आपको जो नहीं पता हो, शायद काफ़ी बच्चों को नहीं हो, कि वो ये था कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वर्ष 1924 में कांग्रेस के भीतर क्या रहा, स्वराजवादी और नो चेंजर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ, और इनके डिस्प्यूट बढ़ने लगे, और इन मतभेदों को समाप्त करने के लिए अ, और संगठन को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने स्वयं कांग्रेस की क्या की, अध्यक्षता स्वीकार की। ऐसा ऐतिहासिक अधिवेशन जो हुआ वो था बेलगाम में। वर्तमान इसका नाम जो है बेलगावी, और ये कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। तो इसका आंसर ये हुआ। और को देख लेते हैं ऑप्शंस को। देखो, गया में जो अधिवेशन हुआ 1922 में हुआ, और यहाँ पे देश बंधु चित्रंदर दास जो थे वो अध्यक्ष थे, और इनके बारे में ये स्वराज पार्टी के गठन की पृष्ठभूमि यहाँ पे बनती है। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में 1919 मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, और जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट इस अधिवेशन की पृष्ठभूमि रही। कानपुर की बात करें तो 1925, इसके बारे में बताओ क्या था, अध्यक्षता किसने की, सरोजिनी नायडू, और ये कौन थी, प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्षता करने वाली थी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए 3, 2, 1। बताइए, देखिए क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो देखिए, 1942 के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो जान लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। वैसे क्वेश्चन का आंसर जानना है तो बढ़ता है, आपको पता है, बट चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारत को बिना पूछे युद्ध में भारतीयों को झोंक दिया। मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन इसके जो प्रस्ताव थे वो क्या थे, हमें अस्वीकार थे। अब मिशन की असफलता के बाद गांधी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब तो अंग्रेजों को क्या करना पड़ेगा, भाई भारत छोड़ना पड़ेगा। फिर 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने की बैठक हुई, और इसमें भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव क्या हुआ, पारित किया गया। इसके बाद 7 से 8 अगस्त 42 में ही मुंबई के ग्वालियर टैंक, जिसकी इसमें बताइए तिरंगा किसने फहराया था, ये बता रहा हूँ मुझे। इसमें ये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति दे दी, फाइनल अप्रूवल मिल गया भाई। 8 अगस्त की ही रात को गांधी जी ने एक ऐतिहासिक नारा दिया, वो था डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। और 9 अगस्त 1942 को सारे सुबह ही गांधी जी सहित लगभग सारे जो सीट्स के नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया,
और फिर जो मूवमेंट को स्वतः स्फूर्त हुआ उससे सरकार हिल गई। अब बात करते हैं वर्धा। तो मुंबई की बात, वर्धा याद ही है आपको, 14 जुलाई आएगा इसमें, 1942, कांग्रेस, ये इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं मुंबई की। तो मुंबई में जो प्रस्ताव था ये 14 जुलाई को ना होके 7 से 8 अगस्त को हुआ ये, और ग्वालियर टेंग वाली घटना। और इसके बाद लखनऊ की बात करें तो लखनऊ इससे कोई डायरेक्ट संबंध है नहीं। त्रिपुरा अधिवेशन जो हुआ था वो 1939 में हुआ था। और ये त्रिपुरी होना चाहिए यार, नो नो सॉरी, करेक्ट, त्रिपुरा ही है। और त्रिपुरा 1939 में जो उसके अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस रहे। और गांधी जी की जो समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उनको हार हुई थी। और गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है। भारत छोड़ो आंदोलन से इसका कोई संबंध है नहीं। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ तो बताइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? पढ़े होंगे, महात्मा गांधी। हाँ करेक्ट। देखिए 1930 में क्या चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और ये पूरे देश में अच्छे से फैल चुका था। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा करने के लिए कहा कि भाइयों आओ लंदन में बैठते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में। कांग्रेस ने इसका पूरा तरह से बहिष्कार किया क्योंकि उनके वैसे ही नेता सारे जेल में थे, इसलिए इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि नहीं गया। 5 फरवरी 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इस समझौते के अनुसार कांग्रेस ने आंदोलन स्थगित किया और द्वितीय गुण में सम्मेलन में भाग लेने की क्या बनती है, सहमति बनती है। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सितंबर 1931 को सेकंड आरटीसी में भाग लेने जाते हैं। तो इसका आंसर गांधी जी है। जवाहरलाल नेहरू आपको भ्रम करने के लिए दिया है, ये नहीं गए थे। मोतीलाल नेहरू तो वैसे ही नहीं गए क्योंकि 6 फरवरी 1931 को बेचारे इनकी डेथ हो गई, तो ये तो कैसे जाएंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भी कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए। आंसर इसका ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए, बताइए। क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? देखिए पहले त्रिपुरा अधिवेशन आया था जहाँ हमने बताया था आपके फैक्ट्री, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता की इन्होंने। तो वहाँ पे त्रिपुरा लिखा हुआ था, टाइप होती वहाँ त्रिपुरी था। ठीक है, ये कई बार हमारे टाइपिस्ट ऐसे हैं जो हमें भी हमारी नॉलेज पे क्वेश्चन खड़े करवाते। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, बताइए। ये कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, ये मेन कारण था उस झगड़ा इसी बात का था। 1939 की घटना है, त्रिपुरी अधिवेशन था और इस अधिवेशन को कांग्रेस के इतिहास का सबसे विवादास्पद अधिवेशन माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और गांधी जी ने सपोर्ट किया पट्टाभी सीतारामैया को ना। परिणाम आया और बॉस जीतते हैं। यहाँ गांधी जी थे इनके साथ, बॉस जीते, लेकिन गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की जो हार है वो मेरी मेरी हार है। यहीं से बॉस और गांधी समर्थक जो नेताएं थे उनके बीच में संघर्ष तेज हो गया। असल विवाद अध्यक्ष पद का नहीं था, असल विवाद था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। इसके गठन से संबंधित मुख्य विवाद था, बॉस चाहते थे कि इसमें अपनी पसंद के कार्यकारिणी रहे, वो अपनी पसंद के लोग रखना चाहते थे, जबकि गांधी जी चाहते थे कार्यकारिणी उनके विचारों के अनुरूप बने। और गांधी जी समर्थक जो नेता थे उन्होंने कार्यकारिणी में सहयोग नहीं दिया। बाद में अंततः बॉस ने क्या कर दिया, बॉस ने अध्यक्ष पद से रिजाइन कर दिया। तो समझ में आया, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन मेन मुद्दा था। देसी रियासतों के प्रति नीति, ये उस समय मुद्दा था, लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन का ये मुद्दा नहीं था।
केंद्र सरकार के प्रति रुख गलत, ये उस समय राजनीतिक विषय था, लेकिन बोस और गांधी के बीच तत्काल विवाद का विषय ये नहीं था। और कांग्रेस समाजवादी दल की दोहरी सदस्यता, ये भी इस प्रश्न से कोई संदर्भ नहीं है इसका। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए फिर इसका आंसर क्या है। हाँ तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने अपने जो क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए अनेक कॉन्स्पिरेंसी केस चलाए थे। उन्हीं में वही केसेस की लिस्ट ये है, और हमें को ये मिलाना है कि किस कॉन्स्पिरेसी केस से कौन संबंधित रहा है। ठीक है, तो पहला है हावड़ा षड्यंत्र केस। इसके मुख्य क्रांतिकारी थे जितेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें बागा जितिन के नाम से भी जानते थे। तो इसमें हो जाएंगे ये। अच्छा, ये 1910 का केस था, और इसमें जितेंद्र नाथ, यह मुकदमा जो था ये जुगांतर संगठन से संबंधित था। ठीक है, जुगांतर से संबंधित। और लाहौर षड्यंत्र केस जो था ये 1929 से 31, और इसमें मुख्य क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो राजगुरु इसमें ऑप्शन दिया है। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इनको 1929 लाहौर षड्यंत्र केस की वजह से ही 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी इन्हीं तीनों को, इसी केस की वजह से। दिल्ली षड्यंत्र केस की बात करें तो ये 1912, जिसे हार्डिंग बम केस के नाम से भी जानते हैं अपन। और इसके जो मुख्य व्यक्ति थे उसमें रास बिहारी बोस, और के नाम बताइए, अपन पढ़ चुके हैं इसको भाई। इसमें थे रास बिहारी बोस, दूसरे थे बसंत कुमार विश्वास, और तीसरे थे मास्टर अमीर चंद, और चौथे बाल मुकुंद, और थर्ड थे अवध बिहारी। ठीक है, तो यहाँ किसका नाम दिया है, यहाँ मास्टर अमीर चंद्र का। ठीक है, तो 3, 4, 1। और अलीपुर षड्यंत्र की बात करें तो ये 908 में, और इसके मुख्य अरविंद घोष थे, और वीरेंद्र घोष भी इनके साथ थे। और यह मुकदमा मुजफ्फर बम कांड के बाद चला था। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, चलते हैं आगे, पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन है, भारत के एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबद्ध करने हेतु चित्रकार किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की। इनका नाम सुना होगा आपने, पेंटर थे अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, और इसके विरोध में क्या चालू हुआ, स्वदेशी। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के बाद इस समय जो राष्ट्रवाद था वो केवल भाषाओं और लेखों तक और इवन भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साहित्य में आया, संगीत में आया, चित्रकला के माध्यम से भी जनता तक पहुंचा। और इस दौर में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने 1905 में एक भारत माता का एक प्रसिद्ध चित्र बनाया। इस चित्र में जो भारत माता है वो 4 भुजाओं वाली तपस्विनी, या संन्यास, उन्हें सन्यासिनी कहें, के रूप में दिखाई गई है। उनके एक हाथ में बुक है जो ज्ञान का प्रतीक है, दूसरे हाथ में धान की बालियां हैं जो समृद्धि का प्रतीक है, तीसरे हाथ में सफेद वस्त्र है जो स्वदेशी का प्रतीक है, और चौथे हाथ में माला। ठीक है, जो आध्यात्मिकता का प्रतीक है। तो यह जो चित्र था भारत माता, ये राष्ट्रवाद का एक शक्तिशाली प्रतीक बन के उभरा उस समय, और ये बनाया था अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। अब बात कर लेते हैं तो अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में और क्या चीज़ें जाननी चाहिए। देखिए, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित थे, और ये प्रमुख चित्रकार रहे हैं उसके। और भारत माता इनका चित्र था जो 1905 में बनाया। गगनेंद्र नाथ ठाकुर की बात करें तो ये प्रसिद्ध चित्रकार और व्यंग्यकार रहे हैं, और आधुनिक भारतीय चित्रकला में इनका योगदान रहा है।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करें तो ये इन्होंने क्या लिखी, वंदे मातरम। और ये कहाँ से लिया गया है, इनका एक उपन्यास आनंद मठ, कब लिखा गया बता सकते हैं, 1882। ठीक है, ये इसमें भारत माता की साहित्यिक कल्पना प्रस्तुत की है ना। इन्होंने ये चित्र नहीं बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये नोबेल ल्यूरेट रहे हैं, ये नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं। साहित्य, संगीत और शिक्षा में इनका योगदान रहा है। और ये महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से जाननी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी, तो बताइए। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण जो कि 1885 से 1905 तक चला, संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए। इससे संबंधित कथन है, तो एक थोड़ी कहानी सुनाते थे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती नेताओं को जानते हैं मॉडरेट्स के नाम से या उदारवादी, और इनका जो काल था वो 1885 से 1905 रहा। इनका मानना था कि भारत में संवैधानिक सुधार जो हैं वो कैसे उनका जो सुधार हो, संवैधानिक सुधार शांतिपूर्ण तरीके से हो। कैसे होंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन एक भ्रम यह भी है कि ये जो ब्रिटिश अ, समर्थक थे, ऐसा मानते हैं हम कि भाई ये ब्रिटिश समर्थक रहे हैं, लेकिन ये पूरी बात सच नहीं है। वे ब्रिटिश शासन की अच्छी बात, जैसे अगर हम कहें कि लोकतंत्र, उसके फेवर में थे। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब वो बात करते थे तो उनके साथ खड़े होते थे। जब वो साइंटिफिक टेम्पर की बात करते थे तब उनके साथ थे। रूल ऑफ लॉ की बात करते थे तो उनके समर्थक होते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इकोनॉमिक शोषण की बात आए तो सबसे पहले और सबसे तीखी कोई आलोचना करते थे तो वो यही थे, मॉडरेट्स। दादा भाई नौरोजी का तो आपको पता ही है। दादा भाई नौरोजी, उन्होंने तो ड्रेन ऑफ वेल्थ लिखी है, ड्रेन थ्योरी, जैसे धन का निष्कासन सिद्धांत इन्होंने दिया। आरसी दत्त जो हैं, इन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की। इसलिए हम पढ़ते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है कि आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया। बिल्कुल समर्थन करते थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादी के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना भी करते थे। बिल्कुल ये भी सही है। तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। चलिए, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन हुआ, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, दैट इज प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन। उसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष पूछना था, इसको डायरेक्टली पूछ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आपको पता होगा या नहीं पता था, हम बता देते हैं। लाला लाजपत राय थे। और अब तुम्हें समझाता है कैसे। देखिए 1919 में एक तो रोलेट एक्ट, ठीक है, और जलियांवाला ना बाग हत्याकांड, और खिलाफत आंदोलन, इन तीनों चीज़ों ने पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश पैदा कर दिया था। महात्मा गांधी ने महसूस किया कि अब केवल प्रार्थना और याचिकाओं से काम नहीं चलेगा भाई। इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चलाया, सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया। ठीक है, सबसे पहले ये प्रस्ताव जो आया था ये 1920 में कलकत्ता के स्पेशल सेशन में आया गया, और इस विशेष सेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, और बहुमत से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में इस प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति दी गई और कांग्रेस के संगठन में व्यापक परिवर्तन किए गए। इससे लाला लाजपत राय इसका आंसर है। और ऑप्शंस को देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन थे उसके अध्यक्ष रहे। इन्होंने स्वराज शब्द जो है को कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में लोकप्रिय किया। और मौलाना आज़ाद की बात करें तो 1923 में कांग्रेस के सबसे युवा यंगेस्ट अध्यक्ष बने। 1940 से 46 के बीच में ये अध्यक्ष रहे। और विजय राघवाचारी ये दिसंबर 1920 कानपुर, इस सॉरी नागपुर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष रहे।
और इसने नागपुर अधिवेशन में क्या किए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अंतिम स्वीकृति दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या, जिसने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने का प्रयास में गोली खाई, ये घटना किस स्थान की है? ये गोहरपुर असम की घटना है। ठीक है। हुआ ये था कि 8 अगस्त, आपको पता है कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा कि डू और डाई। ठीक है। 9 अगस्त के दिन लगभग सभी बड़े नेता को क्या कर दिया, अरेस्ट कर लिया। अब आंदोलन की जो कमान थी वो थी आम जनता और युवाओं के पास। और इसी दौरान असम में जो ये कनकलता बरुआ थी, ये केवल 17 ईयर्स ओल्ड थी। इन्होंने तिरंगा लेकर जुलूस का नेतृत्व किया। इनका उद्देश्य ये था कि जो गोहरपुर पुलिस थाना है उस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए। पुलिस ने जुलूस को रोकने की कोशिश की, लेकिन लता पीछे नहीं हटी और बाद में जैसे ही तिरंगा लेकर आगे बढ़ी, पुलिस ने तुरंत गोली मार दी और 17 वर्षीय कनकलता बरुआ वहाँ शहीद होती हैं। ये घटना गोहरपुर से संबंधित है 1942 में। बाकी फैक्चुअल है या वो पता होगा तो ये आप कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए घटनाओं का सही कालक्रम। तो देखिए, लखनऊ समझौता की बात करें, ये 1916 की बात है। और ये पूरा देखिए क्वेश्चन सिर्फ तारीखों को याद करने का नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की कहानी समझने में भी मदद करेगा। लखनऊ पैक्ट 1916 में काल में हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग पहली बार एक मंच पे आई। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर संवैधानिक सुधार की मांग की और यह कांग्रेस एवं लीग एकता का सबसे महत्वपूर्ण समझौता था। स्वराज दल की, इसके बाद बात करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर की मृत्यु। ये जो हुई, ये 1 अगस्त 1920 में होती है। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले थे तो 1 अगस्त 1920 को तिलक का निधन हो गया था। अब जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ और तिलक की मृत्यु 1920 को हुई। और स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किसने, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। इनका उद्देश्य ये था कि विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार का हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे कि विधान परिषद में हम एंट्री लेंगे भाई। तो अब आप देख लीजिए, सबसे पहले आएगा 1916, तो पहला। फिर उसके बाद आएगा जलियांवाला हत्याकांड, फिर बाल गंगाधर की मृत्यु और फिर स्वराज दल। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टाइपो है यहाँ पे, इसमें आंसर है इसका सी, है ना। पढ़िए। 3, 2, 1, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और सही कालानुक्रम आपको डिसाइड करना है। तो देखिए, यह 1919 से लेके 1930 के जो राष्ट्रीय आंदोलन थी उनकी पूरी यात्रा को जोड़ता है। तो पहला बात करें तो 1919, तो जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, आपको पता है जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाई और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। दूसरा आता है स्वराज पार्टी 1923। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद कांग्रेस के भीतर क्या होता है, मतभेद। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 अप्रैल 1923 को स्वराज पार्टी बनाई। इसका उद्देश्य ये था कि हम परिषद में विधान परिषद में एंट्री लेंगे और अंग्रेज शासन का विरोध करेंगे। तीसरा जो इसके बाद आता है वो है 1926 का नौजवान भारत सभा। ये आपको पता है भगत सिंह ने मार्च 1926 को कहाँ पे, लाहौर में इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य ये था कि युवाओं को संगठित करेंगे,
क्रांतिकारी राष्ट्रवाद फैलाएंगे और सांप्रदायिकता का विरोध करेंगे। फिर इसके बाद आता है दांडी मार्च। बताइए डेट। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए, डिस्टेंस कितनी थी, लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा शुरू की, और ये यहाँ पहुँचते हैं 6 अप्रैल 1930 को, और वहाँ पे नमक बनाते हैं और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा जाता है। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा इसके हिसाब से। 4213। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोड़तम आंदोलन चलाया? बताइए। टेक्निकल लग रहा है हल्का सा। देखिए ये आंध्र प्रदेश में चलाया गया था, और स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि कई दशक कई दशक बीते, और भारत में लगभग लाखों परिवार थे जो भूमिहीन रहे। ठीक है, इसके उनके पास, केवल इन लोगों के पास ना तो रहने या खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं थी। इसी समस्या को लेकर आंध्र प्रदेश के तो आंध्र प्रदेश में सीपीआई और सीपीआईएम सहित कई वामपंथी दल ने ये भूपोड़तम आंदोलन शुरू किया। देखो, पोड़तम का जो मतलब होता है संघर्ष होता है। भू यानी जमीन और पोड़तम यानी संघर्ष या आंदोलन। तो इस आंदोलन का उद्देश्य भूमिहीन गरीबों की सरकारी को भूमि दिलवाना, उनको भूमि पर अवैध कब्जा हटाना, गरीब किसानों को भूमि का अधिकार दिलाना। तो ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1। तो बताइए कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? पास 2 या 3 का क्वेश्चन है, बताइए। देखिए ये पंजाब से संबंधित है। जब भारत में राष्ट्रीय चेतना बढ़ रही थी तो 1904 में मोहम्मद इकबाल ने एक देशभक्ति कविता लिखी जिसका नाम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। आपने काफ़ी बार पढ़ी होगी। यह कविता 1905 में प्रकाशित हुई और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये अत्यधिक लोकप्रिय हुई। मोहम्मद इकबाल की बात करें तो इनका जन्म 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में हुआ, और उस समय ये अविभाजित ब्रिटिश पंजाब के का हिस्सा था। आज सियालकोट जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, तो आपको ये उसी हिस्ट्री के हिसाब से आंसर देना है। बाकी चलते हैं आगे। देखिए, पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? आपको ये पता ही होगा कि राष्ट्रगान की रचना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर। और कुछ और डेट्स जान लेते हैं। देखिए 24 दिसंबर 1911 को ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, पहली बार गाया गया। 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा ने राष्ट्रगान को भारत का क्या राष्ट्रगान के रूप में अपनाया? अब ये पूछ रहा है कि राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। एक 26 जनवरी 1950 की बात करें तो संविधान लागू हुआ और राष्ट्रगान उसी समय प्रभावी भी हो गया। ठीक है, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी, तो कुछ क्वेश्चन और बच्चे हैं, इनको निपटा लेते हैं। ये थोड़े फैक्चुअल हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलुरु में कब और किसके प्रयास से हुई? बता सकते हैं? देखिए सही आंसर है 1909 जमशेदजी टाटा द्वारा। देखो 19वीं सेंचुरी में के अंत में जमशेदजी टाटा का सपना था कि
भारत में विश्व स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान हो। ठीक है, इन्होंने स्वामी विवेकानंद से भी इस विषय पर चर्चा की थी और इनके प्रयासों से मैसूर के महाराजा ने सहयोग और ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति से 1909 में आईआईएस की स्थापना की। हालांकि इसका जो शैक्षणिक कार्य है 1911 में प्रारंभ हुआ, तो इसलिए इन्होंने स्थापना की बात की है तो 1909। प्रफुल्ल चंद्र राय जो थे ये प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे, बंगाल केमिकल्स के संस्थापक। जेसी बोस रेडियो विज्ञान और पादप विज्ञान के वैज्ञानिक थे और आपको पता है बॉस इंस्टीट्यूट 1917 के संस्थापक हैं। मेघनाथ साहा जो थे ये साहा आयोनाइजेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, ओनाइजेशन, और ये आईआईएससी की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, तो ये थोड़ा फैक्चुअल ये अपनी चीज़ें याद कर लीजिएगा, थोड़ा याद क्वेश्चन रिपीट हो तो। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3, 2, 1 बताइए। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और CECRI की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ की और कब की गई? तो ये 1953 में कराईकुड़ी में की गई और ये फैक्चुअल चीज़ ये पता ही होना चाहिए। लखनऊ में 1951 में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। ईयर कंफर्म कर लेंगे इसमें, बाद देखते हैं। दैट इज़ करेक्ट, 1951। इसमें इतना ही है, ये पता होगा तो आप कर सकते, नहीं तो उलझ जाएंगे। तो नेक्स्ट ये कोई उस समय करंट अफेयर्स में रहा होगा इसलिए पूछ लिया है शायद, लेकिन कोई नहीं, एक दो क्वेश्चन मिस हो जाए तो बड़ी दुख की बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? 3, 2, 1 अहमदाबाद। स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिक डिज़ाइन, हस्तशिल्प और आधुनिक उत्पादन डिज़ाइन को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट की आवश्यकता महसूस हुई और एक व्यक्ति थे चार्ल्स और हेनरी एम्स, इन दोनों की एक की प्रसिद्ध इंडिया रिपोर्ट 1958 के आधार पर भारत सरकार ने 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में की। तो एनडीआई का मुख्य परिसर जो है वो भी अहमदाबाद में, और ये अभी भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत आता है ना। फैक्चुअल है। चलिए बताइए इसका। 3, 2, 1 देखिए, ऐसे क्वेश्चन जैसे कंदमाल किस राज्य में, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं स्थान का, पर्सन इन न्यूज़, प्लेस इन न्यूज़, चाहे वो हिस्टोरिकल हो चाहे प्रेजेंट हो, वो जनरली न्यूज़मैन की कोई बात होती है तब पूछे जाते हैं। ये कंदमाल जो है ये अ, है उड़ीसा में और 2008 की ही घटना है। देखिए 2008 में एग्जाम में आया था। ये एक आदिवासी बहुल जिला है उड़ीसा का और यहाँ कंदमाल सांप्रदायिक दंगों के कारण ये पूरे देश में 2008 में चर्चा में रहा। और इन दंगों की शुरुआत कोई एक स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या हुई थी 23 अगस्त 2008 को। इसके बाद से सांप्रदायिकता दंगे स्टार्ट हुए। इस घटना के बाद हिंसा अत्यधिक हुई और इसलिए जो कंदमाल आधुनिक भारतीय इतिहास और समसामयिक घटनाओं में काफ़ी उस समय हाईलाइट हुआ। तो अगर ना भी कर पाओ उस समय करंट अफेयर्स पढ़ी होगी तो डेफिनेटली कर सकता है कोई आदमी। बताइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3, 2, 1 बताइए। घावड़िया वे व्यक्ति होते थे जो कारवां या काफिला को लूटते थे। देखिए मध्यकालीन भारत से संबंधित है और मध्यकालीन भारत में लंबी दूरियों का जो व्यापार कारवां आपने सुना होगा, कारवां या काफिलों के माध्यम से होता था। व्यापारी ऊंट, बैलगाड़ी, घोड़ों के साथ क्या करते थे, यात्रा करते थे और होता ये था कि इन व्यापारिक मार्गों पर कुछ लुटेरे सक्रिय रहते थे और जो व्यापारियों के काफिले पर हमला करके उनका धन और सामान लूटते रहते थे। ऐसे लुटेरों को कई क्षेत्रों में गावड़िया या घावड़िए कहा जाता था ना।
अच्छा, जो राजा के लिए कर संग्रह करते थे, ऐसे लोगों को अमील नाम से भी जानते थे। अनाज का भंडार करने वाले भंडारी या कोठारी के नाम से जाना चाहिए। जो दौड़ में भाग लिया करते थे, इसके लिए कोई विशेष नाम नहीं है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए इसको। बताइए, अंधा युग के लेखक ये तो हिंदी लिटरेचर की क्लास होगी। धर्मवीर भारती। देखिए, 1947 के भारत विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज में पार्टीशन हो गया एक तो, और एक हुआ वर्ल्ड वॉर 2। इससे क्या हुआ, समाज में हिंसा, नैतिक पतन और निराशा का वातावरण फैलना स्वाभाविक ही था। अब होता क्या है कि इस सबके बीच में धर्मवीर भारती ने महाभारत युद्ध के जो अंतिम दिन को आधार बनाकर प्रसिद्ध काव्य लिखा, जिसका नाम था अंधा युग। इस नाटक में क्या है, इस नाटक में महाभारत केवल एक कथा नहीं है, बल्कि युद्ध की विनाशकारी मानसिकता और नैतिक पतन का क्या है, प्रतीक। ठीक है। अब मैं रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृतियां भी बता सकता हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी, बट आई थिंक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हिंदी लिटरेचर से संबंधित ज़्यादा है। अगर विशेष कोई बात हो जाए तो बात अलग है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? अब पूछ लें ऐसे क्वेश्चन काश। 1991 में। देखिए, 1991 विश्व इतिहास का एक निर्णायक वर्ष था, भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए। वर्ल्ड नाइन कोल्ड वॉर के दौरान जो यूएसएसआर दुनिया की दो महाशक्तियों में से एक था, लेकिन आर्थिक संकट आए भाई, राजनीतिक अस्थिरता, और मिखाइल गोर्बाचोव जो थे, इन्होंने दो नीतियां ऐसी अपनाई जिनकी कारण सोवियत संघ क्या हुआ, कमजोर हो गया। और फिर कमजोर ये होता गया, आखिरकार 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का एक आधिकारिक डिसोल्यूशन हो गया, विघटन होता है, और इसके बाद बनता है रूस, रशियन फेडरेशन। रशियन फेडरेशन ने सोवियत संघ का सक्सेसर बना, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इसको स्थायी सदस्यता इसने संभाली। इसलिए 1991 में इतने सारे घटनाक्रम थे। 1989 की बात करें तो, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो, बर्लिन जो दीवार थी गिरी 1990 में। इसमें कोई खास एक के लिए तो विशेष था ही नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। ये क्वेश्चन वैसे कल्चर से होना चाहिए। अपना आर्ट एंड कल्चर आप हिस्ट्री में ही समझ लीजिए, भारत की कम पूछी जाती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पढ़िए, बताइए, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। देखिए, बिहार का एक मिथिला क्षेत्र है, और सदियों से यहाँ पे जो विवाह और धार्मिक अवसरों पर क्या है, घरों की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए जाते थे, और इन्हीं चित्रों की शैली जो है वो आगे चलकर क्या बनती है, मधुबनी या मिथिला पेंटिंग, है ना। तो बिहार की बात होगी। उड़ीसा की पेंटिंग का नाम बता सकते हैं? पत्ता चित्र, है ना। वेस्ट बंगाल की, इनकी पट्टचित्र। राजस्थान की फड़ चित्रकला, और मिनिएचर है, मिनिएचर यानी लघु चित्रकला, और पिछवाई, पिछवाई। हम इस राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर में इनको डिटेल में देखेंगे। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, मधुबनी पेंटिंग को 2007 में एक्चुअली इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाए, जीआई टैग प्राप्त हुआ है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? सिनेमा। देखिए, भारत में जो फिल्मों के लिए सबसे प्रतिष्ठित सरकारी राष्ट्रीय जो सम्मान है वो है नेशनल फिल्म अवार्ड, ये आपको पता है। इन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की दो श्रेणियां होती हैं। पहली तो होती है गोल्डन लोटस, जिसे अपन बोलते हैं सर्वोच्च स्वर्ण कमल,
ये जो होता है ये सर्वोच्च श्रेणी होती है ना। दूसरा जो होता है वो होता है सिल्वर लोटस। तो ये जो होती है, ये होती है विभिन्न जो तकनीकी व अन्य श्रेणियां जो होती हैं वो, तो सिनेमा से संबंधित है। साहित्य से संबंधित जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ये तो साहित्य अकादमी, और एक है ज्ञानपीठ। शास्त्रीय संगीत में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, है ना, या तानसेन सम्मान। थिएटर की बात करें तो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार इसके लिए भी दिया जाता है ना। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, फिल्म फेयर ये नेशनल फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ये बता सकते हैं आप मुझे? ये 1954 में हुई और अपनी भारत सरकार देती है। इसका जो आयोजन है वो करती है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आती है, और इसका उद्देश्य है भारतीय सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ योगदान को सम्मानित करना। आप पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। हाँ जी, तो पूरे जोश के साथ बताइए। शक संवत के अनुसार 23 जून से 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? देखिए, आपने सुना होगा कि जुलाई में बारिश होती है, श्रावण बोलते हैं। श्रावण से पहले क्या आता है? आषाढ़, आषाढ़। ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत में आषाढ़ जो है उसका चौथा महीना होता है। तो देखिए, चैत्र के बाद आता है वैशाख, वैशाख के बाद आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़, आषाढ़ के बाद आता है श्रावण, और श्रावण के बाद भाद्रपद। ठीक है। तो चैत्र जो है वो होता है 22 मार्च से लगभग स्टार्ट। तो कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए, देखिए अपना जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। शक संवत जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 18 ईस्वी में, और राष्ट्रीय पंचांग के रूप में हमने इसको अपनाया था, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में हमने इसको अपनाया था 22 मार्च 1957 को। अच्छा, इसका जो पहला महीना है वो चैत्र राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना है, और लीप वर्ष जब होती हैं तो चैत्र होता है 31 का, और जब लीप वर्ष सामान्य वर्ष होती है तो चैत्र होता है 30 दिन का। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को बधाई। अ, आपने कंप्लीट कर लिया एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो है इतिहास। इतिहास भारत का, भारत के इतिहास तीनों एंशियंट आपने तैयार, मिडेवल और मॉडर्न। ये बहुत बड़ा पोर्शन आपने कंप्लीट किया, और ये सब आपकी मेहनत है, वेल डन। और इसी के साथ विदाउट ज़्यादा दिमाग लगाए हुए हम अगले चैप्टर पे चलेंगे, अगले सब्जेक्ट पे चलेंगे, और अगले सब्जेक्ट की वीडियो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी तक जो भी हमने किया वो सब आपकी मेहनत थी, आपका डेडिकेशन था, आपकी कंसिस्टेंसी थी कि आप लगातार इस चीज़ से जुड़े रहे, इस चीज़ को करते रहे। वैसे ही मोर सब्जेक्ट की वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। कीप इट अप।